चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा दूसरा लेक्चर जो है, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने एंटी मलेरियल, इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने एंटी मलेरियल का टॉपिक जो है वो ख़त्म कर दिया था। वैसे जीटीयू के सिलेबस के हिसाब से देखें तो पहले एंटीबायोटिक दिया हुआ है, लेकिन मैंने पहले एंटी मलेरियल ख़त्म कर दिया था। तो अब एंटीबायोटिक का भी ख़त्म कर देते हैं। एंटीबायोटिक जो है वो जीटीयू के सिलेबस में पहला दिया है, या बाकी के बी फार्मा में भी पहले ही दिया होगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, बराबर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बी फार्म 6th सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री 3, जो कि 6th सेमेस्टर में आता है बी फार्म में, बराबर। तो एंटी मलेरियल हमारा ख़त्म हो चुका था। अब आज हमको पढ़ना है एंटीबायोटिक। क्या पढ़ना है आज? एंटीबायोटिक। तो अब एंटीबायोटिक का सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे, उससे पहले जानेंगे एंटीबायोटिक होता क्या है, कहाँ से मिलता है, कैसे आता है, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन जानेंगे। फिर ये कुछ टर्म्स हैं जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल या बैक्टीरीसाइडल, बराबर। फिर हम इन टर्म्स का मतलब जानेंगे जो कि एंटीबायोटिक के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बराबर। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होता है। इससे पहले हज़ारों बार आपने सुना होगा कि एंटीबायोटिक क्या है। जैसे कोई बीमार होता है तो उसको एंटीबायोटिक देते हैं, और बहुत बार देखा है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनको सिर्फ ऐसा पता होता है कि हाँ भाई एंटीबायोटिक बुखार में दी जाती है, तो कुछ लोग सिर्फ ऐसे बेफालतू में एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, तो उसके जो है बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं। जैसे जैसे आप ये चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पता चलते जाएंगे कि वो क्या साइड इफ़ेक्ट है और दूसरे भी क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं ज़्यादा एंटीबायोटिक कंज्यूम करना। कोई बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं, पर इसको सब लोग कंज्यूम करते रहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एंटीबायोटिक क्या होता है। तो एंटीबायोटिक क्या होता है कि ये एक जो होता है वो एक केमिकल कंपाउंड होता है। क्या होता है? एक केमिकल कंपाउंड जो कि हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है। जैसे कि जैसे एक्टिनोमाइसिड बैक्टीरिया, तो हमको क्या उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी बैक्टीरिया से ही हमको वो एंटीबायोटिक मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि एंटीबायोटिक जो है वो क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है, बराबर, जो कि हमको कहाँ से मिलता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है। और ये क्या करता है कि इसके बाद प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? किसी भी एंटीबायोटिक के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो बैक्टीरिया को किल कर सके और या तो इनहिबिट कर सके। इनहिबिट मतलब या तो अगर ग्रोथ को रोक सके, इनहिबिट मतलब उसके ग्रोथ को रोक सके, और किल मतलब पूरा ही ख़त्म कर दे। तो एंटीबायोटिक का डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स विच आर यूज्ड टू इनहिबिट और किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड, बराबर। उसके बाद आप बना के थोड़ा लिख देना। ऐसे दूसरा एक और डेफिनेशन है, अगर लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं कि जैसे कि हाँ, तो एंटीबायोटिक क्या है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल कंपाउंड्स which are obtained from which are produced या obtained from microorganisms and having the property of to kill the bacteria or to inhibit the bacteria, बराबर। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं, दो प्रकार में आते हैं इनके। जैसे कि एक क्या होता है कि वो सिर्फ इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। क्या करता है? वो सिर्फ इनहिबिट की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, बराबर। वो सिर्फ क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। सही है ना? सही है। तो क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। और एक दूसरा क्या होता है कि वो किल कर देता है। तो एंटीबायोटिक में हमको ये दो चीज़ का ध्यान रखना है, बराबर, कि इनहिबिट करता है और किल करता है। और दूसरा जो एंटीबायोटिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, यानी एंटीबायोटिक के केमिकल कंपाउंड्स होता है, वो हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है, बराबर। और फिर वो क्या करता है, इनहिबिट करता है या फिर किल करता है बैक्टीरिया को, बराबर। तो इतना हो गया। उसके बाद तो डेफिनेशन हमारा हो चुका है, बराबर। डेफिनेशन अब मैंने बता दिया। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है कि एंटीबायोटिक बहुत से टाइप की होती है। जैसे कि देखो, एक होती है, सिलेबस में दिया होगा बीटा लैक्टम, स्टार्टिंग में ही मेडिसिनल केमिस्ट्री के सिलेबस में लिया होगा कि एक होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। कौन सी? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के भी अंदर आता है, जैसे कि एक पेनिसिलिन आता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे। फिर एक आता है सेफेलोस्पोरिन, बराबर। तो ये दो मेन होती हैं बीटा लैक्टम। और पेनिसिलिन का तो नाम आपने पहले बहुत सुना होगा, बराबर। और सेफेलोस्पोरिन उसी का थोड़ा सेम होता है, बराबर। फिर क्या होता है कि ये हो गया बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हो गए, जिसमें पेनिसिलिन आता है, सेफेलोस्पोरिन आता है। फिर बीटा लैक्टम के बाद एक आता है मोनोबैक्टम,
बैक्टेम एंटीबायोटिक्स, मोनोबैक्टेम एंटीबायोटिक्स हो गए, बराबर। अब उसके बाद इसके अंदर आता है, अब बीटा लैक्टम हो गया, मोनोबैक्टेम हो गया, उसके बाद एक आता है कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर आता है। क्या आता है? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। यानी कि क्या होता है कि जैसे कि हमने बीटा लैक्टमेज दिया, तो जब भी मैं अभी इसके बारे में पढ़ाऊंगा पेनिसिलिन, तो ये बताऊंगा कि बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक क्या होता है, उसमें पेनिसिलिन कैसे आता है, सेफेलोस्पोरिन क्या होता है, फिर बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्यों देते हैं, मतलब पहले तो हम ये दे रहे हैं, उसके बाद हम वापस से उसका इनहिबिटर क्यों दे रहे हैं, बराबर। फिर मोनोलैक्टम जब ये दोनों काम आवे तो ये देते हैं, वो सब मैं अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊँगा, बराबर। तो ये हो गई लैक्टमेज के हिसाब से, उसके बराबर। तो ये हो गया हमारा एक एंटीबायोटिक, बराबर। अब ये मोनोबैक्टेम, बीटा लैक्टम और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ ही आता है मोनोबैक्टेम और बीटा लैक्टम इनहिबिटर, बराबर। तो ये इनके साथ ही पढ़ना होता है। उसके बाद दूसरा आता है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। कौन से आते हैं? अमीनोग्लाइकोसाइड्स, बराबर। अमीनोग्लाइकोसाइड्स आती है। फिर तीसरी कौन सी आती है? तीसरी जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हो गई। क्या हो गया? टेट्रासाइक्लिन। ये सब आपके सिलेबस में बोल्ड करके लिखा होगा, बराबर। टेट्रासाइक्लिन्स हो गए, तो बीटा लैक्टम हो गया, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया। फिर एक और आता है मैक्रोलाइड। कौन सा आता है? मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स का एग्जांपल है, जैसे कि इसका एग्जांपल है जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, बराबर। टेट्रासाइक्लिन का जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, मेथासाइक्लिन हो गया, बराबर। फिर क्लोटेट्रासाइक्लिन हो गया, ऐसे अभी आगे आएंगे। फिर अमीनोग्लाइकोसाइड्स में कौन से हो गए? अमीनोग्लाइकोसाइड्स में जैसे कि जेंटामाइसिन, कानामाइसिन, नियोमाइसिन, बराबर, ये हो गए। अब फिर सिंथेटिक पेनिसिलिन के ऊपर से एक अलग से क्वेश्चन आता है, तो मैं अभी जब ये सब क्लासिफिकेशन कराऊंगा तब मैं क्लियर करा दूंगा। वैसे हमको अलग अलग ही पढ़ना है। पहले बीटा लैक्टम पढ़ना है, बीटा लैक्टम के साथ हम ये इतना पढ़ लेंगे। उसके बाद अमीनोग्लाइकोसाइड्स अलग पढ़ना है, टेट्रासाइक्लिन अलग पढ़ना है, मैक्रोलाइड अलग पढ़ना है, बराबर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एंटीबायोटिक डेफिनेशन कर लिया, डेफिनेशन करना एकदम अच्छे से, बराबर। उसके बाद क्लासिफिकेशन पहले एक बार समझ लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। पहले क्या करना, सिलेबस में जितना भी मैक्रोलाइड तक दिया हुआ है, तो ये जो चार हैं, 1 2 3 4, इनके पहले क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। अब ये कुछ टर्म्स हैं, तो इन टर्म्स का मतलब जान लेते हैं, बराबर। इन टर्म्स का मतलब जान लेते हैं कि क्या है इसमें। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती है? देखो, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारती हैं, और एक होती हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारती हैं, और एक होती हैं जो दोनों को मारती हैं, बराबर। ग्राम पॉजिटिव पे भी इफेक्टिव होती हैं, ग्राम नेगेटिव पे भी इफेक्टिव होती हैं। तो जो नैरो स्पेक्ट्रम होती है, बराबर, जो नैरो स्पेक्ट्रम होती है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो नैरो स्पेक्ट्रम मतलब क्या? नैरो, यानी वो क्या करेगी? या तो नेगेटिव को ही मारेगी, बराबर, या तो पॉजिटिव को ही मारेगी, बराबर। उसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वो पॉजिटिव को भी मार सकती है, नेगेटिव को भी मार सकती है, बराबर। समझ में आया? यानी कि नैरो स्पेक्ट्रम मतलब वो नैरो है, यानी वो या तो नेगेटिव को ही मारेगी या तो पॉजिटिव को मारेगी, बराबर, दोनों को नहीं मारेगी। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब दोनों आ गए उसके अंदर, ग्राम पॉजिटिव को भी मारेगी, ग्राम नेगेटिव को भी मारेगी, बराबर। अब बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है? ये ग्राम ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम पता चल गया ना। अब बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब क्या होता है कि देखिए, जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? किल करती हैं और इनहिबिट करती हैं, बराबर। क्या करती हैं? किल करती हैं तो इनहिबिट करती हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता हो, क्या करता हो? जो एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता हो, वो होता है हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बराबर। तो वो होता है हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक। यानी कि ये सिर्फ क्या करता है कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को, यानी जो इन्फेक्शन हुआ है उसको क्या करता है, जब हम एंटीबायोटिक देते हैं तो सिर्फ बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, बराबर, पूरा किल नहीं करता है।
उसके बाद आता है बैक्टीरियोसाइडल या बैक्टीरिसाइडल भी बोलते हैं इसको, बराबर। तो अब ये क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये किल ही कर देते हैं, क्या करते हैं, किल कर देते हैं बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से, यानी इसको देंगे तो पूरा साफ। अब बैक्टीरियोस्टैटिक में जैसे क्लोरमफेनिकोल आ गया, बराबर, फिर एरिथ्रियोमाइसिन आ गया मैक्रोलाइड वाली, फिर बैक्टीरियोसाइडल में जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, सेफेलोस्पोरिन हो गया। तो पेनिसिलिन सेफेलोस्पोरिन क्या है, बैक्टीरियोसाइडल है, बराबर। ये हो गया हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की एंटीबायोटिक्स के क्या होता है। अब एंटीबायोटिक्स का जब आगे क्लास होगा भी, आगे लेक्चर्स में मैं क्या बताऊंगा कि एंटीबायोटिक्स का, जैसे कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बीटा लैक्टमेस एंटीबायोटिक। तो बीटा लैक्टमेस एंटीबायोटिक है, बराबर, उसके अंदर क्लासिफिकेशन उसका क्या है, उसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, मतलब कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स आती है, बराबर। उसके बाद उसका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है। तो देखिए एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं, नैरो स्पेक्ट्रम कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं, बैक्टीरियोसाइडल कौन कौन से, बैक्टीरियोस्टैटिक। पहले ये दो का मतलब तो जान लेना कि बैक्टीरियोस्टैटिक सिर्फ इनहिबिट करता है, बैक्टीरियोसाइडल जो है इनहिबिट। पर ये जो है, ये दो ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम, उसको आप क्या करना है, एकदम जब पूरा एंटीबायोटिक खत्म हो जाए, यानी कि जब मैक्रोलाइड तक, सिलेबस के हिसाब से जब मैक्रोलाइड तक खत्म हो जाए, उसके बाद आप देखेंगे ना कि कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कौन सी नैरो स्पेक्ट्रम है, तो आपको पूरा क्लियर टू क्लियर पता चलेगा। लेकिन पहले ही अगर लर्न करने जाएंगे अरे यार कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कौन सी नैरो स्पेक्ट्रम है, तो वो थोड़ा क्लियर नहीं होगा। इससे मेरे हिसाब से तो एकदम इसको लास्ट में पता करिएगा कि, और वैसे क्वेश्चन आता है दोनों में, फार्माकोलॉजी में भी आता है, नैरो और मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी आता है, तो इसलिए इसको क्या करना, थोड़ा लास्ट में करना, बराबर। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम लोग आगे वाली क्लास में, यानी आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो एंटीबायोटिक का ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर ख़त्म हो गया।